नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में जो पिछले वीडियो डाले थे उनमें बीज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। मृदा उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है, हम इसके बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पे मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है, हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की। किसकी? मृदा उर्वरता की। देखो मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? मृदा उर्वरता वह अवस्था होती है जिसमें अनुकूल परिस्थितियों में मृदा की वह अवस्था जिसमें अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो, मृदा निश्चित अनुपात निश्चित मात्रा में पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवा सके। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादकता की। उत्पादकता क्या होती है? यानी कि हम इसके बारे में, उत्पादकता के बारे में ये कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी हमारे पास उत्पादन हो रहा है, उसे हम या तो क्विंटल में माप सकते हैं या फिर किसमें, पैसों में माप सकते हैं। किसको? मृदा उत्पादकता को। जैसे मान लो आपका 1 हेक्टेयर खेत है। क्या है? 1 हेक्टेयर खेत है। या फिर मान लो आपके पास 10 हेक्टेयर खेत है। कितने हेक्टेयर खेत है? 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर खेत है तो 10 हेक्टेयर खेत के अंदर मान लो आपके 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो 10 हेक्टेयर में कितना हो गया? कितना? 50 क्विंटल टोटल माल हमारे पास कितना आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्पादकता कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादकता। क्या कहेंगे? उत्पादकता। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? उत्पादन। क्या प्राप्त हुआ है? उत्पादन। और ये टोटल क्या आ गया? उत्पादकता आ गई। समझ में आया? तो यहाँ पे उत्पादकता से तात्पर्य है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना उत्पादन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? जैसे रुपयों में या क्विंटल में उसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो वो क्या हो गई? उत्पादकता हो गई यहाँ पे। ठीक है। मृदा उर्वरता की बात करें तो निश्चित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा की उर्वरता कहते हैं। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। देखो मृदा उर्वरता एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। जो भी आगे हम विशेषताएं पढ़ेंगे, कौन कौन से कारक हैं इनको प्रभावित करने वाले, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? कि सामान्य परिस्थितियों में मृदा के द्वारा पौधों को निश्चित अनुपात में प्राप्य अवस्था में पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। इसके बाद में क्या आता है? उत्पादकता। उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है? उर्वरता कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास ये खेत है 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर का खेत है। 1 हेक्टेयर में मान लो आपकी 10 क्विंटल गेहूं उत्पादित हुआ है। क्या? 10 क्विंटल गेहूं उत्पादित हुआ है। क्या उत्पादित हुआ है? गेहूं। तो ये क्या हो गया? 10 क्विंटल क्या हो गया? उत्पादकता हो गई इसकी। इस खेत की 10 क्विंटल क्या हो गई? उत्पादकता हो गई। यहाँ पे हम बात करें कि 1 हेक्टेयर में, अब 1 हेक्टेयर में मान लो आपने 1 हेक्टेयर गेहूं की बुआई की है, उसमें काफी सारे पौधे अंकुरित नहीं हुए। फिर इसके बाद में कुछ पौधों में रोग और कीट लग गए, पोषक पौधे कमजोर रह गए। इस कारण से क्या हुआ? इस अवस्था को क्या कहेंगे? इस अवस्था को देखो यहाँ पे पौधों की संख्या कम रह गई है, तो फिर रोग और कीट लग गए। अब रोग और कीट लग गए, इसके बाद में पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में न होने की उपस्थिति में क्या हो गए? पौधे कमजोर रह गए।
अब इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, क्या मृदा उर्वरता उर्वरता है या नहीं है, मृदा उर्वर है या नहीं है, नहीं है। इस अवस्था में क्या कहेंगे, नहीं है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे 10 क्विंटल गेहूं मिल रहा है, इसका मतलब मृदा उर्वर तो है, मृदा की उर्वरता तो है कि नहीं है। यहाँ पे 10 क्विंटल गेहूं मिल गया, यानी कि उत्पादकता, आपको उत्पादकता प्राप्त हुई कि नहीं हुई, और उर्वरता से प्राप्त हुई कि नहीं हुई। यानी कि इसमें उर्वरता होगी तभी तो 10 क्विंटल गेहूं प्राप्त होगा एक हेक्टेयर में, अन्यथा 10 क्विंटल गेहूं कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति आपको प्राप्त होती है। ठीक है, यदि इसी अगली बार भी हमने गेहूं बो दिया इसी खेत में, तो अगली बार मान लो 8 क्विंटल गेहूं, अब 8 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी उर्वरता है, उर्वरता क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण हमारे पास उत्पादन कम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, उत्पादन या उत्पादकता क्या हुई है, इसकी कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है। तो दोनों चीजें आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, मृदा उर्वरता को कहते हैं कि निश्चित अवस्था में या प्राप्य अवस्था में पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो मृदा की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। और उत्पादकता किसमें लेते हैं, पैसों या रुपए में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, इस चीज को आपने नोट डाउन कर लिया होगा या समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं केवल मृदा उर्वरता को। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि आपके भी कंफ्यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए, परिभाषा। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है, प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखो, अब प्रभावित करने वाले, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले, अब मृदा उर्वरता से मतलब है कि हमारी जो मृदा है उसमें कितनी क्षमता है, कितनी मात्रा में पोषक तत्व है, कितनी मात्रा में जल धारण क्षमता है, कितनी मात्रा में ह्यूमस की मात्रा है, कितना पीएच है, ये सारी चीजें क्या है कि इसकी उर्वरता है। क्या है, उर्वरता, यानी कि निश्चित अनुपात में सारी चीजें उपलब्ध रहेगी तो मृदा उर्वरता अधिक है। और यदि निश्चित मात्रा में सभी तत्वों की मात्रा या किसी तत्व की ज्यादा या किसी की कम होगी तो मृदा उर्वरता नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंदर सबसे पहला आता है प्राकृतिक कारक, और दूसरा है आपका कृत्रिम कारक। देखो, पहला कौन सा है, प्राकृतिक कारक, और दूसरा क्या है, कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी सामग्रियां हैं मृदा के अंदर वो प्राकृतिक कारक हो गए। और कृत्रिम कारक यानी कि हमारे द्वारा, जैसे मान लो किसी मृदा में हम क्या करते हैं, लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मृदाएं कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। यदि हम किसी मृदा में अधिक मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं, सारी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मृदा कैसी हो जाएगी, सारी। तो ये हमारे द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कह दिया, कृत्रिम कारक कह दिया। और इसको क्या कह दिया, प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा। जैसे मान लो मृदा का निर्माण हो रहा है, तो मान लो कोई चट्टान है, क्या है, चट्टान। अब इस चट्टान में पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, कम, पोषक तत्वों की मात्रा कम। तो मृदा कैसे बनती है ये आपको पता ही है, जब चट्टानों को ठंडा, गर्म, वायु शरण, जल शरण आदि के द्वारा अधिक प्रेशर के द्वारा क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये टूटकर क्या होती है, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। तो यही तो बनती है मृदा। अब इस चट्टान के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, कम। तो इससे बना चूरा भी क्या होगा, कम पोषक तत्व युक्त होगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, हमने थोड़ी किया है इसको, हमने थोड़ी बनाया कि इसके अंदर पोषक तत्व कम रखेंगे हम। अब मान लो किसी चट्टान में पोषक तत्व की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, तो इससे टूटकर जो मृदा बनेगी, उसे उसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, तो यहाँ पे ये कौन से कारक हो जाएंगे, प्राकृतिक कारक। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले हम प्राकृतिक कारक फिर कृत्रिम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके प्राकृतिक कारक है वो 8 कारक हैं, तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मृदा उर्वरता को मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक में सबसे पहला है, इसके अंदर सबसे पहला क्या है, इसके अंदर आता है मूल पदार्थ या पेत्रक पदार्थ। पेत्रक पदार्थ सबसे पहला क्या है, पेत्रक पदार्थ। देखो पेत्रक पदार्थ होता है, पेत्रक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ समझनी है यहाँ पे। पेत्रक पदार्थ होता क्या है, देखो पेत्रक पदार्थ का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा पेत्रक संपत्ति। पेत्रक संपत्ति यानी हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है जो चली आ रही है, वो दादाजी के नाम थी, वो पापा जी के नाम हो गई, पापा जी के नाम है वो हमारे नाम हो जाएगी, हमारे जो नाम है वो हमारे संतानों के नाम हो जाएगी। तो ये क्या है, पेत्रक। पेत्रक का मतलब समझ में आ गया। यानी कि इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि कोई चट्टान है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, कम है। क्या है, कोई चट्टान है, इस चट्टान में पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, कम। अब जब इसके ऊपर अधिक तापमान होगा, आपने देखा होगा पत्थर को गर्म कर लेते हैं और अचानक से पानी डाल देते हैं तो टूट जाता है ना पत्थर, टूटता है कि नहीं टूटता है। तो इसी प्रकार जब चट्टान, आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। पहले बिग बैंग थ्योरी जो सबसे प्रचलित है, उसके आधार पर सबसे पहले महाविस्फोट हुआ, फिर पृथ्वी बहुत लावा की तरह उबलती हुई थी, उसके ऊपर कुछ गैसें थी, फिर ठंडी हुई धीरे धीरे तो चट्टानों के रूप में जमने लगी, गैसें संघनित होकर जल का निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ, फिर इस प्रकार जीवों का निर्माण होते होते अब पृथ्वी का क्रम है वो तो चलता गया। इसके नीचे जो चट्टानें बनी थी, आज हम देखते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि उस समय तो कि चट्टानें थी बिल्कुल, लेकिन आज देखते हैं तो कण ही कण है छोटे छोटे। अब ये कण कहाँ से आए, कहाँ से आए, जब तापमान अधिक था, जल का निर्माण हुआ तो चट्टानों के ऊपर जैसे जल बहकर भी जाएगा, वर्षा होगी, वर्षा होने लगी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मृदा के कणों का निर्माण होने लगा। तो इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, इस ढेले के अंदर, इस पत्थर के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, कम। इससे बनने वाली मृदा भी क्या होगी, कम पोषक तत्व युक्त होगी। यदि मान लो इस ढेले के अंदर अधिक है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो इससे बनने वाली मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो यही चीज है पेत्रक पदार्थ, जो ये चट्टान है यही क्या है, पेत्रक पदार्थ। हम क्या है, हमारे जैसे हमारे माता पिता हमारे क्या लगेंगे, पेत्रक। पेत्रक यानी हमारे माता पिता हमें जन्म देने वाले। तो इसको मृदा को जन्म देने वाला कौन है, ये ढेला, और इस मृदा को जन्म देने वाला कौन है, ये ढेला, या ये पत्थर या ये पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पेत्रक पदार्थ में यदि पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए मृदा उर्वरता अधिक होगी। और जिसमें कम होगी पोषक तत्वों की मात्रा, उससे बनी हुई मृदा में भी क्या होगा, मृदा उर्वरता या पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं स्थलाकृति की। किसकी बात करते हैं, स्थलाकृति। अब आपने देखा होगा, एक चीज नोट की होगी आपने कि आप जाते हो कहीं पे तो रास्ते में ऐसे लगता है रास्ता कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ये चीज देखी होगी आपने, या फिर आपने नोट किया होगा। जैसे पहाड़ी है, डूंगर है, डूंगर जानते हो, पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर क्या होता है, ऐसा ढलान होता है, फिर नीचे समतल जमीन होती है, फिर मान लो टीला आ गया, फिर ऊंचे चढ़ाई आ जाती है। तो इस तरह का यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी स्थलाकृति। अब देखो स्थल प्लस आकृति, स्थल प्लस आकृति क्या बन गई, स्थलाकृति, स्थल की आकृति। अब देखो, अब मान लो इस प्रकार की भूमि है समतल, ये तो आपने देखे होंगे, जैसे आपके खेत होंगे, खेत है कि नहीं है, तो खेत कैसे हैं, बिल्कुल समतल है। अब कुछ के खेत क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं खेत,
यदि समतल खेत है तो उसके अंदर मृदा उर्वरता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। समतल खेत है तो उसके अंदर मृदा उर्वरता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जब भी वर्षा होगी तो पानी सीधा कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, मृदा के अंदर। मान लो इसके अंदर वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है तो पानी बहकर किधर आएगा, इस तरफ आएगा। इस ये वाला पानी इधर बहकर आएगा, यहाँ पर पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, यहाँ पे पानी भरता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट की होगी आप लोगों ने कि यहाँ से पानी बहकर यहाँ पे आता है, यहाँ से पानी बहकर यहाँ पर आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, मिट्टी। आपने देखा होगा मिट्टी में जब भी पानी बहता है तो मिट्टी बहकर उसके साथ चली जाती है, और जहां कहीं भी पानी जाकर रुकता है वहां पे आपने देखा होगा एक काली काली मिट्टी जमा हो जाती है वहां पे, और उसके पास में यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल सफेद ब्राउन कलर की, या जैसे भी मृदा का कलर होता है वैसी मृदा यहाँ पे बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती है। देखो कि पानी बहकर यहाँ पे आया, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पोषक तत्व थे, क्या थे, पोषक तत्व, क्या थे, पोषक तत्व थे। अब पोषक तत्व सारे के सारे कहाँ पे आ गए, इस गड्ढे में आ गए। यहाँ के जो पोषक तत्व थे इस गड्ढे में आ गए, और जो भी जीवाश्म पदार्थ था, जीवाश्म पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ था, वो भी बहकर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इसीलिए तो मृदा जहाँ पे पानी एकत्रित होता है वहां पे काला काला सा पदार्थ आपको दिखाई देता है, वो जीवाश्म पदार्थ होता है। जीवाश्म पदार्थ का रंग ही कैसा होता है, काला होता है। इसीलिए तो काली मृदाओं में अधिक जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि उनका रंग किसके कारण, जीवाश्म पदार्थों के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे पोषक तत्व आ गए, यहाँ पे कमी, यहाँ पे अधिकता, पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। जबकि इस खेत में देखेंगे, इस खेत में पानी आएगा, आएगा सीधा अंदर चला जाएगा, सीधा अंदर चला जाएगा। ठीक है, और बहेगा तो भी इतना नुकसान नहीं करेगा, बहेगा तो भी इतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, जबकि इसमें तो क्या, ज्यादा बरसात हो गई तो लगभग टीला ही पूरा ही नीचे आ जाता है, तो नीचे पोषक तत्व तो नीचे जमा हो जाते हैं और ऊपर क्या हो जाती है, मिट्टी एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार शिलाकृति क्या करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। ठीक है, इस शिलाकृति समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं मृदा आयु। क्या, मृदा आयु। तीसरा जो पॉइंट है मृदा आयु, सी मृदा आयु। मृदा आयु मतलब मृदा की उम्र, मृदा आयु मतलब मृदा की उम्र। अब मृदा की उम्र, मृदा की उम्र क्या होती है, क्या मृदा की उम्र होती है, क्या मृदा की उम्र होती है, मृदा की उम्र। देखो मृदा की उम्र कैसे होती है, जैसे मान लो हमने अभी बात की थी पेत्र पदार्थ में कि इस चट्टान, मान लो ये आज टूट गई, ये 10 दिन बाद में टूटेगी, तो जवान कौन रहेगी, ये वाली। अब इसी प्रकार मृदा आयु कैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है, मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है, ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मृदा आयु होती है। अब मान लो हमारे पास जो बनी हुई मृदा है, हमारे जो भी खेत है वो बरसों से हम बोते आ रहे हैं, उसमें फसलें बोते आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, लगातार उसमें फसलें लेने से, लगातार वहाँ पे जुताई करने से मृदा की भौतिक स्थिति खराब हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और पोषक तत्वों की कमी हो गई, मृदा आयु पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो लगातार फसलें लेने से क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, और पोषक तत्वों की कमी होती है तो क्या होता है, मृदा उर्वरता क्या होती है, प्रभावित होती है। जबकि आपने सुना होगा कि नदी के पास या नदी के किनारे या नदी द्वारा लाकर बही गई मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी इस शिलाकृति में बात की थी, जल के साथ क्या आते हैं, पोषक तत्व बहकर आते हैं, जल के साथ क्या बहकर आते हैं, पोषक तत्व बहकर आते हैं। तो जल के साथ पोषक तत्व है। अब नदी जो भी चलती है वो ऐसे चलती है, लहराते हुए सांप की तरह चलती है, तो वो क्या करती है, इधर कटाव लगाती है, फिर इधर लाकर मिट्टी को जमा कर देती है, फिर इधर कटाव लगाती है, फिर इधर लाकर मृदा को जमाव कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्षेत्र में मृदा का जमाव हो जाता है, धीरे धीरे मृदा का जमाव होता रहता है, जिससे यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये नवनिर्मित मृदा है, कौन सी है, नवनिर्मित मृदा है। जबकि
हमारे जो खेत है वो पुरानी मृदा है, तो उनकी मृदा उर्वरता क्या है, कम है, जबकि नई मृदाओं की मृदा उर्वरता क्या होती है, ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, इस चीज को आप समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है आपके जलवायु। देखो, अब जलवायु बहुत ही एक खतरनाक चीज है ना। जलवायु, ठीक है, देखो यहाँ पे जलवायु। अब जो जलवायु है, जो जलवायु है वो कैसे प्रभावित करती है। मान लो जहां पे वर्षा नहीं होती, जहां पे वर्षा नहीं होती है, वहां पे कैसी मृदाएं दिखती है आपको, शुष्क मृदाएं मिलेगी। कैसी मृदाएं मिलेगी, शुष्क, सूखी मृदाएं। सूखी मृदाएं जहां पे भी होती है वहां पे तापमान अधिक होगा। सीधी सी बात है, तापमान क्या होगा, अधिक। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी। वाष्पीकरण की क्या होगी, दर ज्यादा। अब लगातार जल क्या होता है, मृदा कणों से ऊपर की तरफ गति करता है। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की मृदा गर्म होगी तो जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो वाष्पित होगा। अब वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, लवणों को ऊपर ले आती है और वहां पे पाई जाती है ऊसर मृदाएं। कौन सी मृदाएं पाई जाती है, ऊसर, या हम कह सकते हैं श्वेत ऊसर, श्वेत ऊसर, या कह सकते हैं लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं, हम बात करते हैं लवणीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है कि जहाँ पे तापमान अधिक होता है, लगातार वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है, लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाष्पित जल के साथ लवण ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जल तो उब जाता है, बच जाता है क्या है, लवण, बचता है लवण। तो इस प्रकार लवणीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। तो इसकी मृदा उर्वरता खराब होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसी प्रकार हम बात करते हैं जहां पे अधिक वर्षा होती है, कहां पे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बात करते हैं। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे मृदा है, अब लगातार वर्षा हो रही है तो जल लगातार नीचे की तरफ गति करेगा, नहीं करेगा, करेगा। अब लगातार गति करने के कारण क्या होता है, लगातार नीचे की निस्सालन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, निस्सालन, निस्सालन की क्रिया होती है। अब निस्सालन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, पोषक तत्व ऊपर से नीचे की जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। अब जड़ क्षेत्र से नीचे चले गए तो वहां पे क्या, मृदा उर्वरता कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी ना, क्योंकि मृदा उर्वरता किससे संबंधित है, पोषक तत्वों से। अब पोषक तत्वों की मात्रा ही कम हो गई तो क्या होगा, इसके अंदर मृदा उर्वरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इस प्रकार क्या करते हैं, जलवायु भी क्या करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। क्या हम जलवायु को बनाते हैं कैसे, कि यहाँ पे तापमान ज्यादा गिर जाओ और यहाँ पे कम गिर जाओ, यहाँ पे ज्यादा वर्षा हो जाओ और यहाँ पे कम हो जाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना, प्रकृति के द्वारा है प्रदत्त। तो जहाँ पे तापमान अधिक, जैसे राजस्थान में लवणीय ज्यादा मृदाएं मिलती है, ठीक है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जैसे गंगानगर में पानी की अधिकता है तो वहाँ पे अम्लीय मृदाएं अधिक मिलेगी। अम्लीय मृदाओं का निर्माण वहीं पे होता है जहाँ पे निस्सालन की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जलवायु क्या करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर मृदा प्रोफाइल की गहराई। किसकी बात करते हैं, मृदा प्रोफाइल की गहराई। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कौन सा है, मृदा प्रोफाइल की गहराई। देखो यहाँ पे मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल, सबसे पहले तो हमें इस शब्द का अर्थ समझना है कि मृदा प्रोफाइल होती क्या है। मृदा प्रोफाइल होती क्या है, देखो मृदा प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल मृदा की खड़ी कटान को, मृदा की खड़ी कटान को, जो मृदा के अंदर इस प्रकार से लाइनें दिखाई देती है, जैसे मान लो ये मृदा है, ये मृदा है, ये गहराई है इतनी। अब मान लो हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे काटेंगे अंदर से, तो अंदर जैसे ही काटेंगे तो इसके अंदर इंक डलने के लिए एक रुई सी डली हुई है वो दिखेगी हमें ऐसे काटने पर। तो जैसे ही हम मृदा को ऐसे खड़ी कटान काटते हैं ऐसे, तो इस प्रकार बहुत सारे संस्तर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, संस्तर। संस्तर क्यों क्यों दिखाई देते हैं, जैसे मान लो वर्षा, यहाँ पर मृदा का स्तर है,
वर्षा आई, पानी बहेगा और मृदा इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैंने अभी बात की थी इस कलाकृति में कि पोषक तत्व भी साथ में बहकर आते हैं, तो मृदा के नीचे क्या दब दब जाएंगे, इसके अंदर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा, तो ब्लैक ब्लैक सी पट्टी लग जाएगी, इसके बाद फिर व्हाइट मृदा, फिर ब्लैक ब्लैक सी, इस प्रकार की। तो ये क्या होती है, प्रोफाइल होती है, मृदा प्रोफाइल, यानी मृदा की खड़ी कटान को क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं, ये चीज कह सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये मृदा प्रोफाइल होगी। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं मृदा प्रोफाइल की गहराई। अब मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई मान लो 5 सेंटीमीटर मृदा प्रोफाइल की गहराई है। अब कैसे कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर मृदा प्रोफाइल की गहराई है। अब आपने सुना होगा कि उसने ट्यूबवेल करवाई है तो उसके अंदर 200 फीट के ऊपर जाकर पत्थर आया है। कुछ कहते हैं कि मेरे तो 60 फीट पे पत्थर आ गया, कुछ कहते हैं 300 फीट पर पत्थर आया है। ये क्या है, नीचे क्या है, मृदा सख्त है, कठोर है। ये आपको पता है कि मैंने शुरुआत में बता दिया कि भूमि का निर्माण कैसे हुआ है, चट्टानें बनी, फिर चट्टानें जैसे ठंडी होती गई, पानी, हवा आदि के प्रकोप से प्रकृति का जो प्रेशर लगा उसके कारण मृदा कणों में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नीचे जैसे जाते हैं ना, तो उसमें क्या है, पत्थर है, भूमि में क्या है, पत्थर है। तो कहीं पे 5 सेंटीमीटर के ऊपर ही पत्थर आ गया, जैसे हम बात करते हैं इसे पठारी क्षेत्र, झालावाड़, इधर बात करते हैं तो इधर तो लगभग ऊपर से पत्थर रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं बिल्कुल पत्थर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर पत्थर या सख्त परत आ गई, तो ये मृदा प्रोफाइल की गहराई कितनी होगी, हम किसकी बात करें, मृदा प्रोफाइल की, पत्थर की बात नहीं करें, मृदा प्रोफाइल की। तो ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जैसे हम पौधा लगाएंगे, जैसे मान लो हमने लगा दिया आम का पौधा, तो जड़ें कहाँ तक जा पाएगी, यहाँ पे आकर ऐसे फैल जाएगी नीचे चारों तरफ, क्योंकि नीचे तो सख्त भूमि है ना। सख्त भूमि के कारण क्या हो जाएगा, जड़ें नीचे नहीं जा पाएगी और यहीं पे रुक जाएगी। जैसे आंधी आएगी, तूफान आएगा, पौधा गिर जाएगा। उथली मृदा है यहाँ पे, है कि नहीं है। मान लो इसी की मान लो 2 फीट गहराई हो जाए, सॉरी 2 मीटर गहराई हो जाए, कितनी मीटर, 2 मीटर। अब यहाँ पे हमने आम का पौधा लगाया है, इसकी जड़ें यहाँ तक ऐसे फैलेगी, आराम से फैल सकती है ना जड़ें, जगह मिल गई इसको। अब जगह मिल गई तो क्या हो जाएगा, इसके लिए पोषक तत्व अधिक दूरी में ग्रहण कर पाएगा, यहाँ पे कम दूरी में पोषक तत्व, इतनी सी दूरी में पोषक तत्व मिलेंगे, जबकि इतनी दूरी में पोषक तत्व में। तो मृदा उर्वरता इसकी ज्यादा होगी या इसकी, क्योंकि हमने बात कर ली पोषक तत्व की, पोषक तत्व यहाँ पे कम मिलेंगे, यहाँ पे अधिक मिलेंगे, तो इसका मतलब मृदा उर्वरता भी कहाँ की अधिक होगी, इस जगह की अधिक होगी। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होगी तो वहां पे मृदा उर्वरता अधिक होगी, और कम गहराई होगी तो वहां पे क्या होगी, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपने मृदा प्रोफाइल की गहराई पढ़ ली, समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद में मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा पैतृकता, इसके बाद में स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा। अब मृदा की भौतिक दशा की बात करते हैं तो जो मृदा की भौतिक दशा है, भौतिक दशा का मतलब क्या लेंगे हम, देखने पर हमें कैसी दिख रही है, इसके कण मोटे हैं कि महीन है, या फिर हम देखेंगे इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो मृदा का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कम है तो इसके अंदर मृदा का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। जो भी लाल है, लाल कलर की मृदाएं होती है, काली होती है, तो अलग अलग प्रकार का रंग, तो कैसा हो जाएगा। हम जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ब्राउन मृदा, भूरी मृदा दिखाई देगी। ठीक है, तो मृदा की भौतिक दशा हो गई। तो भौतिक दशा का मतलब जहां पे कणों का आकार बड़ा होगा, कणों का आकार क्या होगा, बड़ा, वहां पर क्या होगा, जल धारण क्षमता कम होगी। जल धारण क्षमता कम होगी क्यों, क्योंकि रंध्रावकाश जो है वो, रंध्रों की जो आकृति है वो बड़ी होगी, रंध्रों की आकृति क्या होगी, बड़ी होगी, बड़े बड़े रंध्र होंगे। ये मृदा के कण है, इनके बीच में इतना छिद्र है तो आसानी से जल जल्दी से नीचे चला जाएगा। यदि जहां पे कण छोटे, कण क्या छोटे होंगे, छोटे होंगे तो वहां पे जैसे मृदा के कण इतने थे हैं,
रंध्रावकाश क्या होगा, कम होगा। रंध्रावकाश क्या होगा, कम। देखो रंध्र बहुत छोटा है तो इससे जल धीरे धीरे अंदर जा पाएगा, इससे जल फटाफट अंदर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जलदान क्षमता कम होगी क्योंकि जल्दी से मर्द में नीचे जल चला जाएगा, इसमें धीरे धीरे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो जल के साथ पोषक तत्व भी नीचे के क्षेत्रों में चले जाएंगे, तो यहाँ पे मृदा उर्वरता क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे मृदा उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए तो कहते हैं काली मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, जलदान क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, मृदा की भौतिक दिशा। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं मृदा अपरदन। जो 7वां पॉइंट है वो है मृदा अपरदन। क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन हम वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको एक अलग पॉइंट लेकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया है तो इसको हम बताएंगे आपको यहाँ पे। तो मृदा जो अपरदन है, मृदा अपरदन वो दो शक्तियों के द्वारा होता है। कितनी शक्तियों के द्वारा होता है, दो शक्तियों के द्वारा होता है मृदा अपरदन। एक होता है जल के द्वारा, किसके द्वारा, जल के द्वारा, एक होता है वायु के द्वारा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपरदन होता क्या है, ये सोच रहे होंगे, ठीक है। किसी को आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मृदा अपरदन क्या होता है, या फिर 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि मृदा अपरदन क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी। थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, थोड़ा बहुत सोच लोगे, उसके बाद में आसानी से आपको याद हो जाएगा ये चीज, है ना। तो इसलिए आप वीडियो को रोक कर आप देख सकते हो इसको। मृदा अपरदन क्या होता है, देखो मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मृदा के जो कण है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की दो शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी, एक तो जल शरण और एक वायु शरण, या जल अपरदन या वायु अपरदन। अब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कौन सी शक्तियों से खिसकेगी, एक तो वायु के द्वारा और एक किसके द्वारा, जल के द्वारा खिसकेगी। यानी कि जल के साथ भी बहकर चली जाती है, और आंधी आती है तो आपकी आंखों में कण गिरते हैं मृदा के, तो आप क्या करते हो, आंखों को बंद कर लेते हो, तो ये मृदा अपरदन हो गया। अब मृदा अपरदन जहां जहां पे ज्यादा होगा, मृदा अपरदन ज्यादा होगा तो वहां पे मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे से वो वायु शरण हो चाहे से जल शरण हो, दोनों में से कोई सा भी हो, ज्यादा होगा तो वहां पे मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां पे कम होगा क्या, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन जहां पे कम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मृदा उर्वरता मृदा अपरदन किससे भी हो, दोनों शक्तियों में से किसी से भी हो, लेकिन क्या होगा, पोषक तत्व वो अपने साथ ले जाती है, इसलिए ऊपर की पोषक तत्व चले गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मृदा में पोषक तत्व की मात्रा कम हो गई, और मृदा में पोषक तत्व की मात्रा कम हो गई तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, मृदा उर्वरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मृदा अपरदन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, जो अगला है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, किसकी मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा। अब आप लोगों को पता है पोषक तत्वों की मात्रा यदि संतुलित अनुपात में है, किसमें है, संतुलित अनुपात में, तो क्या होगा, इसके अंदर मृदा उर्वरता क्या रहेगी, ज्यादा। अब आपने पढ़ा होगा या पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने कि कुछ तत्व क्या होते हैं, किसी की अधिकता हो गई, किसी तत्व की अधिकता हो गई तो वो दूसरे तत्वों के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दूसरे तत्वों के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए संतुलित मात्रा में होना ही उपयुक्त माना जाता है। यदि पोषक तत्व की मात्रा ऊपर नीचे हो गई तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा,
यहाँ पे हमने बात कर ली है पैतृक पदार्थ की, स्थलाकृति की, मृदा आयु की, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपरदन, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। अब हमने पढ़ा है प्राकृतिक कारक। क्या पढ़ा है? प्राकृतिक कारक पढ़ा है। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक पढ़ा है। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। क्या पैतृक पदार्थ हम बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। स्थलाकृति बना सकते हैं क्या मृदा की? वैसे तो थोड़ी बहुत दूरी में तो बना सकते हैं, लेकिन पूरी मृदा की नहीं बना सकते, स्थलाकृति नहीं बना सकते। मृदा की आयु बना सकते हैं क्या? क्या मृदा को आज जन्म देंगे, कल वापस कम मार देंगे? क्या नहीं मार सकते ना ऐसा। तो मृदा आयु भी क्या है? निश्चित है। जैसे बनती जाती है वो नई मृदा और पुरानी होती जाती है, तो उसकी आयु जैसे जैसे पुरानी हो जाती है। जलवायु, जलवायु को हम परिवर्तित कर सकते हैं क्या? जलवायु कभी परिवर्तित नहीं होती है। वैसे जलवायु वैसे भी 31 वर्षों के अंतराल पर क्या होती है? जलवायु परिवर्तित होती है, वो भी न्यून, बहुत ही कम। मौसम डेली परिवर्तित हो सकता है, घंटे में 10 बार परिवर्तित हो सकता है, मिनट में परिवर्तित हो सकता है, सेकंड में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जलवायु लगभग 31 वर्षों के बाद में परिवर्तित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती जलवायु। मृदा प्रोफाइल की कह रहे हैं, मृदा प्रोफाइल की कह रहे हैं हम बना सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ी दूर में बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूरी पृथ्वी की संरचना नहीं बना सकते हैं। मृदा प्रोफाइल की गहराई नहीं बना सकते। मृदा की भौतिक दशा बना सकते हैं क्या हम? हाँ, थोड़ी बहुत दूरी में हम चेंजिंग कर सकते हैं मृदा की भौतिक दशा में, कि कुछ कणों को हम फोड़कर, या आर्थिक स्थिति मजबूत है जिस किसान की, तो वो फोड़कर क्या कर सकता है, उसको थोड़ी ज्यादा जुताई उताई करके क्या कर सकता है, उसकी भौतिक दशा को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। अन्यथा पूरी मृदा की हम भौतिक दशा सुधार नहीं सकते या भौतिक दशा खराब भी नहीं कर सकते। इसके बाद में मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। कुछ हद तक रोक सकते हैं, बाकी नहीं रोक सकते हैं। मृदा अपरदन बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते। पूरा है प्रकृति के द्वारा अपरदन। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं केवल। ये भी क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो ये सारी चीजें हैं प्राकृतिक कारकों में। अब कृत्रिम कारक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र है या आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके भी वहाँ पे आपके भाई बहन होंगे, तो वो भी आपके इस लॉकडाउन में चल रही स्थिति के कारण इस पढ़ाई को जारी रखकर आगे आपकी जो भी है सुविधाएं ले सके, इसका लाभ ले सके। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, चैनल को, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। हम अगली क्लास में आपको अगला वीडियो डालेंगे। ठीक है, बाय बाय।